अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हम नीट फिजिक्स 2020 के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अपना ये लेक्चर क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 28 जो बेटा है, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर इन होना चाहिए, in an electric field of 3 into 10 to the power -10 volt per meter has a mobility in meter square per volt per second of। बेटा ये जो क्वेश्चन है इट हैज बीन टेकन फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये लिया गया है बेटा। तो यहाँ हमें चार्जड पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर चार्जड पार्टिकल की मोबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो बेटा मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूं। जब हम किसी कंडक्टर में बैटरी या सेल को कनेक्ट करते हैं तो जो बैटरी होती है या सेल होती है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जो हमारी बैटरी या सेल होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारे जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। उनकी एक जब वो टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मूव करते हैं तो उनकी एक एवरेज वेलोसिटी होती है जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन विद विच इट मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ बेटा हमें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी या जनरली किसी चार्जड पार्टिकल की मोबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो बेटा जो मोबिलिटी होती है वो होती है रेशियो बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मोबिलिटी जो होती है बेटा दैट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ चार्जड पार्टिकल हम यहाँ पर लिखेंगे। चार्जड पार्टिकल बेटा होती है म्यू से हम उसको डिनोट करते हैं, वो होती है VD डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें सिर्फ अगर हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इजीली हम इलेक्ट्रॉन या चार्जड पार्टिकल की मोबिलिटी फाइंड कर सकते। तो बेटा यहाँ आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सो म्यू इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप यहाँ देखिए इट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -10। सो बेटा आप याद रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होती है या किसी चार्जड पार्टिकल की मोबिलिटी होती है दैट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है यहाँ पर दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -10 और बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर है 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4। सो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, बेटा हम 7.5 को 3 से डिवाइड करेंगे सो वी गेट 2.5 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा। बेटा ये +10 बनेगा और हमें बेसिस आर सेम पावर्स और एडिट का कंसेप्ट यहाँ यूज करना होगा। तो यहाँ 10 - 4 दैट विल बी 10 टू द पावर 6। तो यहाँ जो मोबिलिटी के यूनिट्स है वो यहाँ दिए गए हैं मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। सो बेटा द आंसर इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6। अब देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। So question number 29 is the color code of a resistance is given by 4.7 kilo ohms 5%, 4.70 ohm 5%, 470 kilo ohms 5%, 47 kilo ohm 10%। बेटा ये क्वेश्चन भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करनी। बेटा जब हम मार्केट से कोई रेजिस्टर लाते हैं यूजुअली जिन्हें हम कार्बन रेजिस्टर्स कहते हैं तो उनकी शेप जो होती है बेटा वो होती है सिलेंड्रिकल शेप। एक नैरो ट्यूब की तरह वो रेजिस्टर्स बनाए गए होते हैं। एक्चुअली वो कार्बन पाउडर से बनाए गए होते हैं। तो बेटा उनकी शेप कुछ इस तरह से होती है। यहाँ मैंने ये
एक्चुअली आपके क्वेश्चन में ऐसा दिखाया गया है, अदरवाइज इनकी शेप बेटा इस तरह होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है इनकी कार्बन रेजिस्टर्स की। तो यूजुअली इनका साइज बेटा जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, वो जो इनका साइज होता है बहुत ही छोटा होता है। तो इन पे जो इनका रेजिस्टेंस वैल्यू होता है वो लिखना मुश्किल होता है। सपोज कीजिए आपने मार्केट से कोई रेजिस्टर लाया, तो इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है दैट इज 500 ओम्स। तो 500 इस रेजिस्टर पे लिखना, यूजुअली ये जो मार्कर मेरे हाथ में बेटा इस शेप का रेजिस्टर होता है, लेकिन ये मार्कर बहुत बड़ा है, जबकि वो रेजिस्टर्स वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे इससे। तो इन पे जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है वो लिखना होता है मुश्किल। तो उस सूरत में जो मैन्युफैक्चरर्स है वो यूजुअली कलर बैंड्स का यूज़ करते हैं, कलर बैंड्स। तो जो रेजिस्टर होता है उस पर मिनिमम 3 कलर बैंड्स होते हैं और मैक्सिमम 4 कलर बैंड्स होते हैं। आपको बताऊंगा इनका मतलब क्या होता है। तो बेटा इन कलर्स को देख के यहाँ पर पहला कलर जो है वो है येलो, दूसरा है वायलेट, थर्ड वन इज ब्राउन एंड द फोर्थ वन इज गोल्ड। तो बेटा हमें इन कलर्स की हेल्प से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसे कहते हैं कलर कोडिंग, इसे कहते हैं कलर कोडिंग। तो बेटा जो पहले 3 कलर्स होते हैं, यहाँ पर पहला येलो है, फिर वायलेट, फिर ब्राउन, फिर जो फोर्थ कलर है दैट इज गोल्ड। तो आपको इन ये जो कलर्स दिए गए हैं इनकी वैल्यू आपको पहले समझने की, इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें। उसके लिए यहाँ पर एक सेंटेंस है जिससे आपको इनकी वैल्यू, इनके कोड्स के बारे में पता चलेगा। बेटा आपको ये सेंटेंस याद रखना होगा, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। एक्चुअली ये सेंटेंस जो है ये आपको इन कलर बैंड्स का जो कोड है, इनके पीछे जो नंबर्स हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। एक बार फिर, बी रॉय ROY रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ सीरियली आप चलिए, B मीन्स ब्लैक, दिस B मीन्स ब्राउन, R मीन्स रेड, O मीन्स ऑरेंज, Y मीन्स येलो, G मीन्स ग्रीन, B मीन्स ब्लू, B मीन्स वायलेट, G मीन्स ग्रे, W मीन्स वाइट। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो हम 0 से शुरू करेंगे। ये जो ब्लैक होगा दिस विल इंडिकेट 0, ब्राउन दिस विल इंडिकेट 1, और बेटा रेड ये 2 इंडिकेट करेगा, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। तो आपको बेटा ये सेंटेंस याद रखना होगा ताकि आपको पता चले कि ब्लैक जो है इसकी वैल्यू 1 है, ब्राउन की वैल्यू ब्लैक की वैल्यू 0, ब्राउन की 1, एंड इसी तरह वायलेट की 7, ग्रे की 8, वाइट की 9। तो बेटा इसकी हेल्प से हम इजीली ये जो रेजिस्टर है, कार्बन रेजिस्टर हम इसे कहते हैं, इसकी वैल्यू जो होगी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और बात, यहाँ पर जो पहले 2 कलर्स बेटा होंगे वो देंगे आपको पहले 2 डिजिट्स। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस का वैल्यू है 553 या 550। तो जो पहला कलर होगा ये देगा हमें डिजिट नंबर फर्स्ट, दूसरा कलर हमें सेकंड डिजिट देगा, और जो थर्ड कलर होगा वो हमें नंबर ऑफ जीरोस बताएगा। अब मसला है, ये जो फोर्थ कलर होता है ये इंडिकेट क्या करता है। तो बेटा जो फोर्थ कलर होता है वो कलर कोड फॉर टॉलरेंस या टॉलरेंस ऑफ, सिंपली कहिए वो टॉलरेंस इंडिकेट करता है। अब ये टॉलरेंस क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं ये टॉलरेंस क्या होता है। मान लीजिए किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 750 ओम्स, लेकिन ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, दिस वैल्यू इज नॉट 100% एक्यूरेट। किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 750 ओम्स, बट ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। तो वो ज़्यादा कितने, उनको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो कितना ज़्यादा होगा और कितना कम होगा उसके बारे में हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। लेकिन इनका ये जो कलर कोडिंग है इनमें, सपोज आपका यहाँ गोल्ड है तो इसका मतलब यह है कि ±5%, ±5% मीन्स या तो 750 +5% होगा या 750 -5% होगा।
तो इसके ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसको हम टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस मान लीजिए आप हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसा कभी कहते हैं कि 750 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 750 से थोड़ा कम होगा। तो अगर 750 को हम ±5% लिखें यहाँ पर, हम समझें कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 750 + 5% या 750 - 5%। 5% किसका? 5% 750 का। सो हमें पहले तो वैल्यू है 750, इसमें कोई शक नहीं है। फिर हमें देखना है 5% ऑफ 750, 5% ऑफ 750 वो कितना होगा। सपोज कीजिए 5 × 7 तकरीबन 35 के आसपास होगा। 5% ऑफ 750 तकरीबन 35 के आसपास होगा। तो वैल्यू जो होगा वो 750 + 35 होगा या 750 - 35 होगा। तो बेटा इसे हम टॉलरेंस कहते हैं। तो टॉलरेंस के लिए जो कोडिंग है वो आपको अलग से याद रखनी है। अगर गोल्ड होगा तो ±5%, अगर सिल्वर होगा तो ±10%, अगर कोई कलर नहीं होगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ 3 कलर भी हो सकते हैं और 4 कलर्स भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 4th कलर प्रेजेंट नहीं है तो आपको उस सूरत में ±20% लिखना होता है। अगर कलर प्रेजेंट है, यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा, या कोई कलर नहीं होगा। अगर गोल्ड होगा तो 5%, सिल्वर तो 10, अगर कोई कलर नहीं होगा, चौथा कलर मिसिंग होगा, उस सूरत में हम ±20% लिखेंगे। तो चलिए पहला येलो। अब देखिए येलो की वैल्यू यहाँ पर है, येलो 4 पे आता है, तो हम लिखेंगे जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगी दैट विल बी 4। येलो आप देखिए 4 सीरियल पे आता है। तो फिर वायलेट, वायलेट देखिए दैट इज 7, वायलेट हमारा जो 7 है। फिर ब्राउन, ब्राउन हमारा यहाँ पर है 0 पे आता है। सॉरी, ब्राउन यहाँ पर बेटा 1 पे आता है। मैंने पहले आपको बताया पहले 2 डिजिट्स आपके, पहले 2 कलर्स आपके फर्स्ट डिजिट्स देते हैं, पहले 2 कलर्स फर्स्ट डिजिट देते हैं। तो तीसरा कलर जो होता है वो नंबर ऑफ जीरोस बताता है। तो तीसरा कलर यहाँ पर ब्राउन है, और आप देखिए ब्राउन की वैल्यू 1 है, तो दैट मीन्स हमें 1 0 यहाँ पर लिखना होगा। फिर हम लिखते हैं प्लस माइनस। फिर यहाँ पर गोल्ड, गोल्ड की वैल्यू ±5%। तो बेटा लिखने का तरीका यह है, पहले आप लिखिए ओम ±5%। तो यहाँ इन्होंने कैसे मेंशन किया है उसको छोड़िए। तो बेटा एग्जैक्टली हमें ऐसे लिखना होता है 407 ओम्स ±5%। यानी ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 470 +5% या -5% हो सकती है। तो बेटा आप देखिए कौन सी चॉइस हमारी ठीक है, 470 ओम ±5%। बेटा दिस ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज a body weighs 72 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it at a height equal to half the radius of Earth? 30 newtons, 24 newtons, 48 newtons, 32 newtons. बेटा ये जो क्वेश्चन है it has been taken from gravitation। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए हम इसको कैसे करेंगे। पहले हम यहाँ क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ें। A body weighs 72 newtons on the surface of Earth। बेटा ये जो पॉइंट है, जो बॉडी का वेट है, क्योंकि जो सरफेस पे बॉडी पे जो फोर्स लगता है ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पहली बात, जो बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस। बेटा जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है सरफेस पे Fs, उसको आप mg भी कह सकते हो। तो दैट इज गिवन एज 72 न्यूटन। पहली बात ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसी पे हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बॉडी का जो वेट है mg, वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप बॉडी पे ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स लग रहा है वो भी कह सकते हो। Fs, यहाँ पर s मैंने सिर्फ s यहाँ सरफेस डिनोट कर रहा है। तो बॉडी का जो वेट है, जो सरफेस पे बॉडी पे फोर्स लग रहा है,
दैट इज इक्वल टू 72 न्यूटन। ओके, तो अब यहाँ हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो मैं आपको ये बात यहाँ बताऊं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशन हमारा चैप्टर है उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। तो आप देखिए बॉडी यहाँ पर है हमारी, दूसरे केस में व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो बेटा अगर हम मान ले कि हमारा ये जो बॉडी है, दिस इज बॉडी यहाँ पर है, तो बेटा ये जो है दिस इज अर्थ। तो आपको पता है ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ द अर्थ, बेटा यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है h, वो आपको यहाँ मेंशन है, दैट इज हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। सो h इज इक्वल टू r/2। ये जो बॉडी है इसका मैस आप सपोज कीजिए इट्स मैस इज m। तो बेटा हमें देखना है कि इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इस हाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज 72 न्यूटन। हमें इस हाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होगा। तो दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड बॉडी किस हाइट पे है, बॉडी की जो हाइट है दैट इज हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो आप देखिए मैं इसको कैसे करूँगा। हमें पता है बेटा जो फोर्स होता है किसी हाइट पे दैट इज इक्वल टू, यहाँ हम न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करेंगे। तो बेटा दैट इज इक्वल टू Gm डिवाइडेड बाय, ये हाइट आपको लेनी है r प्लस r/2। ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r/2। सो दैट इज r प्लस, चलो पहले हम h लिखते हैं स्क्वायर। तो बेटा दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। G आपको पता है ये जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, बेटा कैपिटल M जो है अर्थ का मास है और स्मॉल m इस बॉडी का मास है जिस पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स इवॉल्वेट करना है। और इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड h इज द हाइट ऑफ द बॉडी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो देखिए आप यहाँ पर एक फार्मूला हम यूज करेंगे। हमें पता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा उसकी वैल्यू जो होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, में बता रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू होती है बेटा Gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ उसकी वैल्यू होती है Gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो बेटा यहाँ हम r स्क्वायर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें, सो वी विल गेट Gr स्क्वायर इज इक्वल टू Gm। तो यहाँ हम Gm को रिप्लेस करेंगे Gr स्क्वायर से। Acceleration due to gravity on the surface of earth is given by Gm divided by r square, so Gr square is equal to Gm। तो बेटा चलिए Gm के बदले हम लिखेंगे Gr square into small m, यहाँ r प्लस h के बदले हम लिखेंगे r/2 होल स्क्वायर। तो देखिए आगे हमें यही निकालना है FH, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द बॉडी एट ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो बेटा Gr स्क्वायर हम अगर चाहें तो mg लिख सकते हैं, m इंटू जी इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस r/2 दैट इज 3r/2। r को r/2 से ऐड करना है, वी विल गेट 3r/2 एंड इट इज स्क्वायर। ओके, तो एक और स्टेप mg इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे 3r स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर जो है बेटा 9 है, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ रेसिप्रोकल लीजिए आप, यू विल गेट द आंसर। ओके, चलिए यहाँ पर करते हैं FH। तो रेसिप्रोकल लेंगे हम r स्क्वायर से कैंसिल। चलिए दूसरे स्टेप में करते हैं mg r स्क्वायर। तो बेटा ये रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा, तो वी विल गेट 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ 9r स्क्वायर है, 9r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से कैंसिल होगा
एम जी की वैल्यू हमें दी गई है, दैट इज 72। बेटा याद रखिए एम जी की वैल्यू यहाँ पर 72 है, 72 इंटू 4 divided by 9, so 9 1s are 9 8s are, so we get 8 into 4 that is 32 newtons. So beta जो आंसर है that is 32 newtons. This is the answer 32 newtons. चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं. The solids which have negative temperature coefficient of resistance are, बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताऊं. यहाँ एक्चुअली हमें रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर फॉर हमें जनरली देखना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस. तो यहाँ ऑप्शंस मैंने मेंशन नहीं किए हैं, मैं आपको बताऊँ ऑप्शन क्या क्या है. तो हमें उन सॉलिड्स के बारे में बताना है जिनमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है. तो हमें बताना है, यहाँ पहली चॉइस जो है मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है, इंसुलेटर्स ओनली, सेमीकंडक्टर्स ओनली, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, यहाँ पर चॉइसेस दी गई हैं. तो अब हमें चॉइसेस से कुछ नहीं करना है, हमें देखना है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किन में होता है, किन सॉलिड्स में होता है. यहाँ हम वो समझने की कोशिश करेंगे. बेटा ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होता है, द सॉलिड्स व्हिच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. आराम से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हम इसको अल्फा से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/r0 dr डिवाइडेड बाय dt. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहे कंडक्टर्स हो, इंसुलेटर्स हो या सेमीकंडक्टर्स हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है बेटा अल्फा से डिनोट किया जाता है 1/r0 dr डिवाइडेड बाय dt. तो ये जो r0 है ये इनिशियल रेजिस्टेंस है. अगर आप किसी रेजिस्टेंस को मार्केट से खरीदते हो या आपके पास कोई रेजिस्टेंस होता है तो पहले आप देखिए आप किस कमरे में है. उस कमरे का जो टेम्परेचर होगा उसको हम इनिशियल टेम्परेचर कहते हैं, जिसे हम यूजुअली 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर. जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बेटा आप मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसे एज्यूम कीजिए ये मेरे हाथ में रेजिस्टेंस है. तो इस कमरे में जो टेम्परेचर होगा उसको हम इनिशियल टेम्परेचर कहेंगे और जो इसका इस वक्त रेजिस्टेंस वैल्यू होगा उसको हम R0 से डिनोट करेंगे. सो बेटा R0 जो यहाँ पर है R0 इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉलिड. जो आंसर हमारा आएगा, इंसुलेटर होगा वो भी पता चलेगा, सेमीकंडक्टर होगा या मेटालिक कंडक्टर होगा, एवरीथिंग विल कम into existence within a short period of time. Okay, तो आप पहले इन सिंबल्स को देखिए. अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, R0 इनिशियल रेजिस्टेंस. इनिशियल मतलब पहले जब हमने टेम्परेचर को ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया, तो जो रेजिस्टेंस थी दैट वाज R0. dr by dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. dr by dt बेटा क्या समझा आपने? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस with respect to temperature. रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. इसका मतलब होता है बेटा रेजिस्टेंस टेम्परेचर से कभी इंक्रीज भी हो सकती है, कभी डिक्रीज भी हो सकती है. एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है, देखा गया है कि जो इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वैसे मैंने इसी नीट 2020 फिजिक्स में शायद एक क्वेश्चन था, वहाँ पर हमें रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर फॉर कॉपर निकालनी थी. मैंने उस पर काफ़ी डिस्कशन किया है, तो उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया है. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी वहाँ मैंने मेंशन किया है. तो यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वैसे उतना फ़र्क नहीं है. जब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो बेटा घबराने की कोई बात नहीं. तो फिर से आप यहाँ पर आइए,
डी आर बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर से इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा और कितना होगा, किस रेट से होगा, तो दैट इज कॉल्ड डी आर बाई डी टी एंड अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई आर नॉट डी आर बाई डी टी। तो मैं आपसे कह रहा था कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड जो अल्फा होता है बेटा, अल्फा इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव फॉर metallic conductors and alpha is negative for insulators and semiconductors। ओके बेटा, तो आपका आंसर अभी निकल आएगा। अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स, दैट मीन्स ये जो डी आर बाई डी टी होगा ये पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डी आर बाई डी टी बेटा पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स अल्फा विल बी पॉजिटिव फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स जो अल्फा की वैल्यू है दैट इज नेगेटिव। चलिए मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का। आप यूं याद रखिए शॉर्टकट में, आर जो होता है, आर जो रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये जो रिलेशन है दिस इज फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स, तो आप शॉर्ट रखिए ये याद, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर मेटेलिक कंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बेटा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, और आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर इंसुलेटर्स, शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, एंड सेमी कंडक्टर्स। R is directly proportional to temperature for metallic conductors, R is inversely proportional to temperature for insulators and semiconductors। बेटा मैंने अभी बताया आपको अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, किस लिए, फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स, और अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो आपको दिया गया है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, negative temperature of coefficient of resistance, so alpha is negative, it is given, यहाँ लिख सकते हैं, आपको दिया गया है, given आपका है alpha is negative, याद रखिए बेटा alpha is negative, ये बेटा आपको मेंशन है क्वेश्चन में, alpha is negative। तो according to this experimental verification alpha is negative for insulators and semiconductors। तो बेटा नीट एंड क्लीन आंसर है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, अलबत्ता आपको यहाँ पर मैं इसके बारे में मैं पसंद करूँगा आपको थोड़ा और बताऊँ ताकि जनरली आपको ये रूल याद रहे। तो बेटा उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ स्पेस चाहिए, चलिए यहाँ लिखते हैं, मैथमेटिकली मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ मैथमेटिकली बेटा हम मैथमेटिक्स में कहते हैं कि अगर dy बाई डी एक्स इफ इट इज़ पॉजिटिव, बेटा अगर ये पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि y इज इंक्रीजिंग विद x। इफ dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव देन बेटा इफ dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव देन y increases with x। ये आप याद रखेंगे, इफ dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, मैथमेटिकली प्रूव्ड स्टेटमेंट है, इफ dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव देन y इंक्रीजेस विद x। और सिमिलरली अगर dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा तो y जो होगा डिक्रीज होगा विद x। विद x का मतलब होता है x को आपको हमेशा इंक्रीज करना है। अगर आप x को इंक्रीज करते हैं और dy बाई डी एक्स आपको पॉजिटिव मिलता है तो x के इंक्रीज करने से y भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर x इंक्रीज हो रहा है और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलती है तो आप समझ लीजिए कि x इंक्रीज करने से y डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ बेटा अल्फा नेगेटिव है, हमारा जो क्वेश्चन है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन अल्फा इज नेगेटिव। दैट मीन्स बेटा 1 बाई आर नॉट को आप छोड़िए, ये तो एक फैक्टर है, मल्टीप्लाई है, इसको आप छोड़िए, फिर आप यहाँ पर आइए डी आर बाई डी टी। तो आप देखिए एक और अप्रोच, अगर अल्फा नेगेटिव है दैट मीन्स
डी आर बाई डी टी भी नेगेटिव है। अगर अल्फा नेगेटिव है, अगर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड भी नेगेटिव है। दैट मीन्स डी आर बाई डी टी इज नेगेटिव। बेटा आपको समझ आ रहा है, अल्फा इज नेगेटिव, दैट मीन्स डी आर बाई डी टी इज नेगेटिव। 1/r0 को ऑफ फॉर इंस्टेंस छोड़िए, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो R0 तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो इनिशियल रेजिस्टेंस होगी इस सॉलिड की वो तो पॉजिटिव होगी। इनिशियल रेजिस्टेंस उसकी तो कुछ वैल्यू होगी। जीरो रेजिस्टेंस तो नामुमकिन है, और नेगेटिव तो वो तो नामुमकिन से भी नामुमकिन है। ओके, सो दिस इज पॉजिटिव, इसको हम छोड़ सकते हैं। डी आर बाई डी टी इज नेगेटिव बिकॉज अल्फा इज नेगेटिव। अब ये मैथमेटिकल कंसेप्ट आप यूज कीजिए। अगर डी आर बाई डी टी नेगेटिव है तो मैंने अभी आपसे कहा अगर डी आर बाई डी टी पॉजिटिव है तो आर इंक्रीज होगा विद टेम्परेचर, और अगर डी आर बाई डी टी नेगेटिव है तो आर डिक्रीज होगा विद टेम्परेचर। तो बेटा जहाँ पर डी आर बाई डी टी नेगेटिव होगा उन सॉलिड्स की जो रेजिस्टेंस होगी वो टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होगी। और जहाँ पर डी आर बाई डी टी पॉजिटिव होगा उन सॉलिड्स को टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होती है इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में, और जो बेटा मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। तो शॉर्ट में R is directly proportional to temperature for conductors, metallic conductors, and R is inversely proportional to temperature for insulators and semiconductors। तो बेटा आज का ये हमारा जो लेक्चर है कंप्लीट हो गया। आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।